Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस में आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के फुल सिलेबस रिवीजन एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। इस सेशन में स्टूडेंट्स आपके पूरे सिलेबस की बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि गेट एग्जाम में और नेट एग्जामिनेशन में आज तक इस यूनिट के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि बहुत इजीली आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। Adjacent elements are compared and swapped in sorting technique. Which sorting technique? ओके सो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर है 9, 5, 2, 3, 7 कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। इसमें बोला है एडजेसेंट एलिमेंट, यानी कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन शुरू करते हैं और उसके साथ पहले एलिमेंट के साथ उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके कंपैरिजन के बाद हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, यानी कि इसको हम इस तरीके से फिर सेकंड स्टेप में लिख देंगे। तो ये कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या एडजेसेंट सॉर्ट। तो एडजेसेंट सॉर्ट जैसा तो कुछ भी नहीं होता, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया है एंड इसका करेक्ट आंसर है बबल सॉर्ट। सो बबल सॉर्ट ये हमेशा क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा, उसको फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा और फिर यहाँ पर ये बताएगा कि अगर ये वैल्यू बड़ी है तो स्वैप कर दो। अगर ऑलरेडी हमारे पास 5 और 9 इस तरीके से होते तो स्वैपिंग की भी हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो ये जो भी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन थी ये सब बबल सॉर्ट की थी। तो देखिए आइट्रेशन 0 ये थी, आइट्रेशन 1 में हमने इनको पहले क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, फिर 0 ऑलरेडी अरेंज हो गया, फिर हम इसी नंबर को पहले भी देखिए हमने क्या किया था, 6 को कंपेयर किया था इसके साथ। सेकेंड नंबर पर भी हम उसी वैल्यू को पकड़ के उसके एडजेसेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। छोटी है तो उसको स्वैप कर देंगे, बड़ी होती तो एज इट इज रहने देते। फिर सेम नंबर को हम उसके एडजेसेंट के साथ क्या करते, स्वैप करते हैं और लास्ट में वी हैव टू सॉर्ट ऑल दीज गिवन एलिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो एक एग्जाम के लेवल के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से और प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसके लिए न्यू बैच 27 में से स्टार्ट हुआ है। अगर अभी भी देखिए देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ पेपर 1 बिल्कुल हम आपको गारंटेड फ्री दे रहे हैं, साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट पेपर 2 के मिल जाएंगे। गेट और नेट के PYQs भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस भी मिल जाएगा, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाओगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर पेपर 1 है, पेपर 2 के यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, आप किसी भी यूनिट से तैयारी कर सकते हैं। जून एग्जाम में तो नहीं, बट दिसंबर एग्जामिनेशन तक आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। एंड इस कोर्स की वैलिडिटी यहाँ पर आप देखिए 1 ईयर तक रहेगी। अभी एनरोल करोगे तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन भी आपका इसी में इजीली कवर हो जाएगा। बस गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। इन द फॉलोइंग टेबल हमारे पास स्टैंडर्ड ग्राफ एल्गोरिदम्स के नाम दिए हैं और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है। मैंने आपको बताया है डेटा स्ट्रक्चर्स में एक टेबल आप लोग बना लीजिए, जिसमें हर एक एल्गोरिदम का नाम, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए। सो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम है अगला हमारे पास। ठीक है, इसके बाद फिर अगले स्टेप में बोला है, सो बेलमैन फोर्ड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव थीटा n इंटू एम। एन एम क्या हो सकते हैं, एन एम वर्टिसेस एंड एजेस हो सकते हैं। यहाँ पर गिवन है हेयर n एंड m आर दी नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। इसमें हमारे पास थीटा n इंटू एम, यानी कि नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम मिलता है। ये इसका सही आंसर है। ए को थर्ड से कंपेयर करके वी गेट ऑल दीज टू ऑप्शंस, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट वी हैव इज क्रुस्कल्स। क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में लॉग यूज होता है, इसको याद रखना है। क्रुस्कल एल्गोरिदम हमेशा बोलता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हैं उसको हम log n से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि log नंबर ऑफ वर्टिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रुस्कल एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है। ये ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट में दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हो करेक्ट आंसर तक हम पहुंच गए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इजी है। अगला भी देख सकते हैं, फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम।
सो इसमें थीटा n क्यूब एंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वी हैव ओ m प्लस n। ये टोपोलॉजिकल को भी याद रख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। सो इस तरीके से चीजें हैं। Which data structure is used for implementing recursion? So recursion क्या होता है? जब भी हम बैक ट्रैकिंग करते हैं तो उसको हम recursion बोलते हैं, राइट? सो बैक ट्रैकिंग किसके अंदर होता है? स्टैक, क्यू, लिस्ट या फिर एरे। सो हम लोगों को देखिए स्टैक का पता है, स्टैक हमेशा क्या करता है? लीफो एल्गोरिदम को फॉलो करता है। वैसे ही क्यू हमारे पास फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल एक पाइप अगर आपके पास है, मान लीजिए इस पाइप का एक एंड बिल्कुल क्लोज है, इस पाइप के अंदर आपने 3 वैल्यूज डाल दी P1, P2 एंड P3, ठीक है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलेगा? अगर आपको P1 निकालना है, P1 को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला एज तो क्लोज है, तो हम क्या करेंगे? हम बैक ट्रैकिंग यहाँ पे करेंगे, यानी कि जो सबसे लास्ट में वैल्यू एंटर हुई थी उसको सबसे पहले क्यू में से, स्टैक में से बाहर निकालेंगे और जो सबसे पहले एंटर हुई थी उसको सबसे लास्ट में हम एक्सेस कर पाएंगे। इसको बैक ट्रैकिंग या फिर रिकर्शन बोला जाता है, जो कि इस सवाल में पूछा गया है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्शन? सो रिकर्शन बैक ट्रैकिंग को यूज करना है या फिर ट्री ट्रैवर्सल को यूज करना है, तो उसके लिए हमेशा स्टैक एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। How many rotations are required during the construction of an AVL tree if the following elements are to be added in the given sequence? तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और बोला गया है कि इन एलिमेंट्स को आपको एक सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया गया है उसी में यूज करना है एंड इसी को यूज करते हुए आपको AVL ट्री बनाना है। अब इस AVL ट्री को बनाते समय आपको कितनी लेफ्ट रोटेशंस और कितनी राइट रोटेशंस करनी पड़ रही हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहली वैल्यू दी गई है 35, इसको ऐसे एज इट इज लिख दो। ट्री प्रॉपर्टी बोलती है दूसरी वैल्यू जो है अगर इससे बड़ी है तो हम बड़ी वैल्यू को हमेशा इस डायरेक्शन में लिखेंगे और अगर छोटी वैल्यू है तो दूसरी डायरेक्शन में लिखेंगे। जैसे कि अगर 35 के बाद 50 दिया गया है तो हमने ऐसे लिख दिया, 35 के बाद अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो हम इसको इस डायरेक्शन में लिखते। ओके, तो ये ट्री की बेसिक प्रॉपर्टी है। एवीएल ट्री क्या बोलता है वो हम आगे सवाल सॉल्व करते करते पढ़ते चलेंगे। अगली वैल्यू है फिर 40, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है 40। तो देखिए 50 पहले रूट था, रूट से बड़ी वैल्यू है तो इस तरफ को आ जाएगी। अब रूट है 50, वैल्यू है 40 जो कि इससे छोटी है, इसलिए हम इसको यहां पर इस तरफ को लिख देंगे। इतना क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, एवीएल ट्री हमें बोलता है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल ले रहे हो, उस एलिमेंट के एक डायरेक्शन में उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए और दूसरे डायरेक्शन में उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। यहां पर आप देखिए 35 से बड़ी वैल्यू, ये कुछ अच्छा सा ग्राफ, अच्छा सा ट्री बन रहा है, कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब जरूरत है इसमें रोटेशन करने की और इसको थोड़ा सा एवीएल की प्रॉपर्टी में मोल्ड करने की, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? हम रोटेशन करेंगे। अब रोटेशन कैसे करते हैं? अब पहले हम ये वाले जो दो टर्म्स है, एलिमेंट्स है, इनको बैलेंस करेंगे। अभी तक वैल्यूज है 35, 50 एंड 40। जब हम इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिएगा, जब इस वाली, जैसे ये एजेस है मान लीजिए ये, ठीक है, जब इस वाले एज को हम रोटेट करके ऐसे लिखेंगे तो ए हमारे पास ऊपर आ जाएगा और बी हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो समझ रहे हो कि रोटेट करके वैल्यूज कुछ इस तरीके से आती है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही चीज करनी है। अभी हमने 35 लिखा था, 50 लिखा था और इस तरीके से वैल्यू लिख दी थी 40। जब हम इसको 1 राइट रोटेशन की यहाँ पर हमें जरूरत है, जब हम इसको राइट साइड पे रोटेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कैसे? ये वैल्यू बन गई 35, ये आ गया 40, ये आ गया 50। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अपना एक्टिव रखिएगा, तभी चीजें समझ आएंगी। अब देखो एवीएल की प्रॉपर्टी में मैंने आपको, या बेसिक ट्री की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि बड़ी वैल्यू है, इस तरफ छोटी वैल्यू होनी चाहिए और इस तरफ उससे
रूट से भी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तब एक ट्री को प्रॉपर ट्री माना जाता है, खासतौर पर एवीएल के केस में। बट यहाँ पर अभी आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए एक लेफ्ट रोटेशन हमें फिर से लेना पड़ेगा। लेफ्ट रोटेशन हम कैसे लेंगे? लेफ्ट रोटेशन हम लेंगे इस तरीके से कि वैल्यू लिख देंगे पहले 40 को रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में 35 एंड इस डायरेक्शन में 50। समझ रहे हो? सो पहले केस में हमने इसको कर दिया राइट रोटेट और दूसरे केस में हमने इसको कर दिया लेफ्ट रोटेट। तो ये एक थोड़ा सा 3 वैल्यूज के अंदर हमारा बैलेंस्ड ट्री बना है। अब इसी तरीके से हम आगे की वैल्यूज को ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू आ गई है 25। सो 25 को देखिए कहां पर ऐड करना है। सो अभी ट्री बना है 40, 35 और 50। सो 25 वैल्यू को हम यहां पर इस तरीके से लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है 30। ऊपर गिवन एलिमेंट्स में देखते रहिए, ठीक है। अगली वैल्यू 30 है, 30 25 से बड़ी है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी भी ट्री देखिए हमारा बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिर से रोटेशन की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को रोटेट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को रोटेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास एक 1 लेफ्ट रोटेशन। अभी तक हम ऑलरेडी एक लेफ्ट एक राइट और कर चुके हैं। इसके अलावा ये फिर से लेफ्ट रोटेशन है, जिसमें कि हम ऐसे लिख देंगे 40, 35, 50। इसके बाद जब रोटेट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 30 और ये वैल्यू आ गई 25। अभी भी हमारा ट्री बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वापस हमें एक राइट रोटेशन करना पड़ेगा, जिस राइट रोटेशन में हम क्या करेंगे, 30 को रूट बनाएंगे, ठीक है। 30 को रूट बनाएंगे और 35 और 25 को उसके नीचे लिख देंगे इस तरीके से। ये आ गया 30, ये आ गया 50, here we have 25 and here we have 35। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चीजों को लेकर चलिए, ठीक है। सो बैलेंस्ड ट्री एक यहाँ पर हमने बना लिया था। इधर हमारा ट्री पहली बार बैलेंस हो गया था, यहाँ पर दूसरी बार अभी हमारा ट्री बैलेंस हो चुका है। अगली वैल्यू क्या है, 30 तक हमने कर लिया कवर। नेक्स्ट वैल्यू है 60। तो 60 क्या है, 50 है। ये वाला साइड जो है अभी हमारी बैलेंस हो चुकी है। 60 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 60 के बाद वैल्यू है 78, 78 को लिख दिया। अगेन ये तीनों वैल्यूज को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ट्री बैलेंस्ड नहीं है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 60 को रूट बनाएंगे, 50 को यहाँ पर इस तरफ को लिख देंगे, तो ट्री हमारा बन जाएगा। इसको हम 1 लेफ्ट अभी करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे 40, 30। यहाँ पर हमने जैसे कि इसको रोटेट करना है तो ये आ गया 60। ये वाला ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको मैं लिख लेती हूँ। 60 आ गया, 60 से छोटी वैल्यू 50 इस तरफ आ गई, 78 इस तरफ आ गई। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ट्री जो है वो बैलेंस्ड होते चल रहे हैं, राइट। अगली वैल्यू है 20। सो 20 25 से छोटा है तो 20 को यहाँ पर लिख देंगे और 25 से बड़ा है 28, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब ये वाला ट्री जो है ये बन चुका है हमारे पास पूरे तरीके से बैलेंस्ड एवीएल ट्री, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कितनी रोटेशंस की, एक राइट, एक लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट और फिर एक लेफ्ट। सो आप लोग देखोगे सही आंसर क्या है, 3 लेफ्ट रोटेशंस एंड ओके। सो यहाँ पर 3 लेफ्ट रोटेशंस एंड 1 राइट नहीं है, ये 2 राइट रोटेशंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही आंसर है इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following points are not true about linked list data structure when it is compared with an array? okay, not true बोला है linked list के बारे में। linked list में क्या होता है, डेटा को इस तरीके से लिंक किया जाता है एक हेडर पॉइंट के थ्रू। जैसे ये है, ये इसको लिंक करने में काम आएगा, इसमें भी एक पॉइंट है, ये इसको लिंक करने में काम आएगा। इस तरीके से लिंक लिस्ट काम करती है। जब इसको हम एरे के साथ कंपेयर करते हैं, एरे क्या करता है, सेम डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो यूज करता है, सेम डेटा को
स्टोर करने में काम आता है। जैसे अगर एक एरे है जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल डेटा ही स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे मैं बनाती हूँ रोल नंबर के लिए तो उसमें सिर्फ मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टोर कर पाऊंगी। अगर एक एरे मैं बनाती हूँ स्टूडेंट्स के नेम को रिकॉर्ड करने के लिए तो उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स को ही हम स्टोर कर पाएंगे, नंबर्स को स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो नॉट ट्रू बोला है तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन टिपिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नॉट ट्रू बोला है तो, लेकिन ये लिंक्ड लिस्ट और एरे का कंपैरिजन का स्टेटमेंट सही है। एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन लिंक्ड लिस्ट टेक लेस टाइम देन कंपेयर टू एरे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें बोला है कि अगर हम लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं वो कम टाइम लगाता है एज कंपेयर्ड टू एरे। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये वाला आपका सही आंसर होगा। आगे की स्टेटमेंट्स भी देख लीजिए। एरेज हैव बेटर कैशे लोकेलिटी, एरे की कैशे लोकेलिटी अच्छी होती है। दैट कैन मेक देम बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्यों? क्योंकि एरे में ये भी रीजन है इस स्टेटमेंट का, क्योंकि हमेशा ये एक ही टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने में काम आता है। इट इज इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन लिंक्ड लिस्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम एरे और लिंक्ड लिस्ट दोनों को कंपेयर करेंगे तो लिंक्ड लिस्ट में वैल्यूज आसानी से इंसर्ट और डिलीट होती है लेकिन एरे में नहीं हो पाती हैं। ओके, Which of the following application makes use of circular linked list? Okay, so circular linked list क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक वैल्यू है, ये एक एलिमेंट है लिंक लिस्ट का, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अभी तक अगर ऐसी लिस्ट है हमारे पास तो ये एक लीनियर लिंक्ड लिस्ट होती है, लेकिन अगर इसका पहला एलिमेंट लिंक्ड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट से जुड़ जाए तो उसको हम सर्क्यूलर लिंक्ड लिस्ट बोल देते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स, नो। अनडू ऑपरेशन इन अ टेक्स्ट एडिटर, ये भी सर्कुलर लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। इंप्लीमेंट हैश टेबल्स, नो। एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज, सीपीयू को अगर हम मल्टीपल रिसोर्सेज को एलोकेट करवाते हैं तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। Which of the following tree data structures is not a balanced binary tree? कौन सा इनमें से बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं होता? स्प्ले ट्री, बी ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री। सो देखिए, एवीएल तो हमने अभी पढ़ा, इसमें हमने बैलेंस की है ना चीजों को, लेकिन बी ट्री जो है वो एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं होता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है? द डेटा इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, इसमें जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है। बी ट्री कैन होल्ड बोथ डेटा वैल्यूज एंड पॉइंटर्स। बी ट्री की ये प्रॉपर्टी एग्जाम में बहुत बार आई है कि इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करवाते हैं ये उस डेटा की वैल्यू को तो स्टोर करता ही है, साथ में उसके पॉइंटर्स को भी स्टोर करता है। इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं एंड ये एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं होता है। Which of the following algorithm design approach is used in quick sort algorithm? So sorting करने का मतलब क्या होता है? अरेंज करना वैल्यूज को एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड ऑर्डर में। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम में कौन से एल्गोरिदम डिजाइन अप्रोच को यूज किया जाता है? डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर या फिर ग्रीडी अप्रोच। तो इसका सही जवाब है डिवाइड एंड कॉन्कर। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम हमेशा क्या करता है? जो भी एलिमेंट्स आपके सामने दिए हैं उनको पहले डिवाइड करेगा फिर उनको अरेंज करेगा। ओके, Which of the following points are true about linked list data structures when it is compared to array? सेम क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं लेकर आई हूं। एरेज हैव बेटर कैशे लोकेलिटी, दैट कैन मेक देम बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछी है तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था, ये ट्रू था। इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन लिंक्ड लिस्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। Random access is not allowed in a typical implementation of linked list, ये statement भी true है। So all of the above are true about arrays and linked list.
Which of the following sorting algorithms can be used to sort a random linked list with minimum time complexity? So minimum time complexity के साथ कौन सी random linked list यूज होती है वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए? इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, करेक्ट आंसर है मर्ज सॉर्ट। ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को बेसिक इनके मीनिंग्स नहीं पता ना, तो जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है, एल्गोरिथम्स है, उस पर सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी लेकर आई हूँ, उसको देख लीजिए। बिल्कुल एज इट इज बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पर पूछी गई हैं, ठीक है? तो वहां से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। The data structure required to check whether an expression contains a balanced parenthesis is what? ठीक है, आपको वो वाला डेटा स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो हमें ये जानने में मदद करता है कि जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है या फिर नहीं। तो पैरेंथेसिस चेक करने के लिए हमेशा स्टैक को यूज किया जाता है, ठीक है? कभी भी पैरेंथेसिस के अरेंजमेंट चेक करनी है, ऑलवेज गो फॉर स्टैक एल्गोरिथम। कंसिडर अ बी प्लस ट्री in which the maximum number of key in a node is 5। ठीक है, एक बी प्लस ट्री दिया गया है जिसमें कि गिवन नोड जो है उस ट्री के वो 5 है। मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन नॉन रूट नोड आर व्हाट? सो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इंटरनल नोड्स, रूट नोड के अलावा जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, मान लीजिए ये रूट नोड है, इसके अलावा इंटरनल, ये रूट नोड है, इसके अलावा इंटरनल नोड्स इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है? सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ की इज 5, आपके पास कीज 5 दी गई है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड कैन हैव इज 6। जितनी आपके पास कीज दी है उससे ज्यादा होगा एक वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू 6 को कंसिडर कर लेना है। नंबर ऑफ चाइल्ड नोड दिस पर्टिकुलर ग्राफ कैन हैव इज 6। सो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ना स्टूडेंट्स थोड़ा घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी नोड के चाइल्ड आपको दिए गए हैं 6, तो आपको बताना है उसमें कितनी कीज हैं, तो आपको उससे -1 करना है। अगर कीज गिवन है, उसके चाइल्ड ढूंढने हैं, तो उसमें +1 कर देना है, ठीक है? तो हम यहाँ से पहुंच गए 6 तक। हेंस मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी आ गई? जितने आपके पास चिल्ड्रन है डिवाइडेड बाय 2 -1। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक बार देख लीजिए करना चाहते हो तो। 6 - 2, ये आ गया आपके पास 4/2, दैट इज 2। यही हमारे पास आंसर आया है, ओके? Which of the following represents the post order traversal of a binary tree? So binary tree में देखिए स्टूडेंट्स, हम ट्रैवर्स करते हैं, मान लीजिए रूट से हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड से हम रूट की तरफ विजिट कर रहे हैं, उसको ट्रैवर्सल बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि पोस्ट ऑर्डर में कौन से सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, लेफ्ट से राइट में, राइट से रूट में। ये बोलता है लेफ्ट से हम पहले रूट को विजिट करेंगे, फिर रूट से हम राइट साइड पे जाएंगे। सिमिलरली बाकी के 2 ऑप्शंस भी हैं। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ऐसे केस में हमारे पास 3 चीजें होती है, लेफ्ट, राइट और रूट, ठीक है? तो पोस्ट ऑर्डर हमें बोलता है कि रूट नोड जो है आपके पास है, रूट नोड के लेफ्ट साइड पे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज है, हम पहले उनको विजिट करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, राइट साइड को विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें, मैं रैंडम नंबर्स लिख रही हूं यहां पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को विजिट करेंगे, तो लेफ्ट वैल्यू है 4। उसके बाद हम विजिट करेंगे उसके राइट साइड पे, राइट साइड क्या है, 1 है। उसके बाद रूट आ गया 2। तो हमने क्या किया, ये एक स्मॉल सा ट्री पहले ट्रैवर्स कर लिया जो कि लेफ्ट साइड पे था। अब ये पूरी लेफ्ट साइड विजिट हो गई। लेफ्ट के बाद मैंने आपको बताया हम राइट पे जाते हैं, तो राइट साइड पे क्या है, वैल्यू सिर्फ 7 है। और उसके बाद हम रूट पे विजिट करते हैं जो कि 8 है। तो ऐसे टेबल का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें बोलता है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड विजिट होगी, देन राइट, देन रूट, ठीक है? ऐसे याद रखिए कि पोस्ट का मतलब है बिल्कुल लास्ट में, तो रूट को सबसे लास्ट में रखेंगे। सिमिलरली प्री ऑर्डर अगर बोला होता तो रूट को सबसे पहले रखा जाता है,
उसके बाद लेफ्ट साइड को विजिट करते हैं, उसके बाद हम राइट साइड को विजिट करते हैं। सिमिलरली एक हमारे पास और टर्म होती है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में लेफ्ट साइड को विजिट करते हैं पहले, देन रूट को विजिट करते हैं और उसके बाद फिर राइट साइड को विजिट किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद रख लेनी है। Kruskal's algorithm for finding the minimum spanning tree of a graph is a kind of what? So Kruskal's algorithm क्या होता है पहले ये हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्रूस्कल्स की डेफिनेशन दी है कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने में हमें मदद करता है। तो मिनिमम, अब देखिए आपके पास कम टाइम में जो काम फटाफट हो रहा होगा, अगर आप उसको करोगे तो आप ग्रीडी कहलाओगे, ठीक है। सो वैसे ही क्रूस्कल्स एल्गोरिदम जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री से अपना काम शुरू करता है, उसको हम ग्रीडी एल्गोरिदम कहते हैं। क्यों ग्रीडी कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रीडी एल्गोरिदम हमेशा जो मिनिमम वेट वाले एजेस हैं उसको सबसे पहले विजिट करता है और धीरे धीरे फिर मैक्सिमम वेट वाले एजेस पर मूव करता है। कैसे इसको हम देखेंगे? तो मान लीजिए एक नॉर्मल सा सिंपल सा ग्राफ मैं ड्रॉ करती हूं आपके लिए। ओके, अब मान लीजिए इस ग्राफ का जैसे किसी की वैल्यू 1 है, 4 है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, सभी एजेस को कुछ कुछ वेट दे दिया। तो ग्रीडी एल्गोरिदम क्या करता है, मिनिमम वेट वाले एजेस को सबसे पहले ज्वाइन करता है। जैसे यहाँ पर मिनिमम क्या है, 1 है और मिनिमम 1 है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ए को बी से कनेक्ट करेगा और ए को सी से कनेक्ट करेगा। उसके बाद ये देखेगा 1 कहीं भी नहीं है, उसके बाद 2 है, तो ये उसके बाद फिर इस तरीके से 2 को कनेक्ट करेगा। क्रूस्कल्स एल्गोरिदम भी यही कहता है और ग्रीडी एल्गोरिदम भी यही काम करता है। इसीलिए लिखा गया है, thus we can say that it makes a locally optimal choice in each step in order to find the optimal solution. Optimal का मतलब होता है best solution, ठीक है। ये एल्गोरिथम्स हमें बोलते हैं कि मिनिमम वेट वाले एजेस को ज्वाइन करते करते अगर हम हर वर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े वेट वाले एज को कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन देने में मदद करते हैं। Which of the following statement is true about AVL trees? So AVL tree के लिए क्या सही है? AVL trees are a type of balanced बाइनरी सर्च ट्री। सो देखिए एवीएल ट्री बैलेंस्ड ट्री होते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये कैसे काम करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके का ट्री बन रहा है तो ये बैलेंस ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें अगर इसको रूट मान ले तो इस तरफ एक भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वेट इस तरफ नहीं है और इस तरफ ज्यादा वेट है, +2 वेट इस तरफ आ चुका है। तो एवीएल ट्री हमें बोलता है कि ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस बना करके ट्री को ऐसे मैनेज करना चाहिए ताकि ये एक तरफ को भी झुके ना। तो एवीएल ट्री आर अ टाइप ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। अगली स्टेटमेंट बोलती है अनबाउंडेड हाइट, इसमें अनबाउंडेड हाइट नहीं होती है। AVL tree guarantee O1 search time in worst case? No, this is also not true. AVL trees only support insertion and deletion at the root. ऐसा नहीं है कि इंसर्शन और डिलीशन रूट पे ही होना है। अभी ये हमारे पास रूट है, अगली वैल्यू अगर ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि रूट में ही करनी है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं इसी तरीके के सेशंस आपके लिए इजीएस्ट वे में लाती रहूं। Which of the following algorithm solves the single source shortest paths? So single source shortest path जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? इसका करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। BFS ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डिजस्ट्रास एल्गोरिदम DIJ होगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, DIJKSTRA, इसको ऐसे नोट कर लेना। प्रिम्स एल्गोरिदम या फिर क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। सो स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए हमेशा डिजस्ट्रास एल्गोरिदम को यूज किया जाता है। ओके, इसका दूसरा नाम ही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। इसका दूसरा नाम ही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। ओके, ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है,
ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि ग्राफ है। शॉर्टेस्ट पाथ अगर ए से डी तक का पाथ हमारे पास इधर से 5 बताया जा रहा है, इधर से 1 बताया जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ई से सी का यहां से पाथ 1 बताया जा रहा है, यहां से 10 बताया जा रहा है। तो ये हमें बोलेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ को ही यूज कीजिए। अगर हमें ए से डी को कनेक्ट करना ही है तो फिर हम डायरेक्टली 1 के थ्रू करेंगे, 5 का इस्तेमाल करेंगे ही क्यों। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक रूल होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करते हुए इस एल्गोरिदम के जरिए हम हर एक वर्टेक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ डबली लिंक्ड लिस्ट यूजिंग ओनली वन पॉइंटर विद एवरी नोड। ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? देखिए, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, अगर एक नोड, हर एक नोड में क्या होता है, पॉइंटर होते हैं जो कि उसके आगे वाली नोड को रेफरेंस देते हैं और इसको क्या करते हैं, लिंक करते हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन डबली लिंक्ड लिस्ट क्या बोलती है, ये बोलती है कि हर एक नोड में हमारे पास दोनों तरफ को पॉइंटर्स होंगे जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम करेंगे। डबली लिंक्ड लिस्ट, जिसको DLL बोलते हैं, it is a special type of linked list in which each node contains a pointer to the previous node as well as next node to the linked list. So ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ये ट्रैवर्स कर सकता है आगे की तरफ को भी, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये ट्रैवर्स कर सकता है। इसमें इजीली हम न्यू नोड को भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट डबली लिंक्ड लिस्ट यूजिंग ओनली वन पॉइंटर विद एवरी नोड। हर एक नोड में, अभी मैंने आपको बोला कि बेसिकली 2 पॉइंटर्स होते हैं, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। इसमें बोल रहे हैं कि क्या एक के साथ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल बाय स्टोरिंग जोर फॉर एड्रेसेस ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड। ठीक है, अगर हम लोग जोर ऑपरेशन यूज करते हैं, इसको यूज करेंगे तो हम बिना 2 पॉइंटर्स के, इवन सिंगल पॉइंटर के साथ ही डबली लिंक्ड लिस्ट को बना सकते हैं। To evaluate an expression without any embedded function calls, so it is to evaluate an expression without, यहां पर without पर फोकस रखिए, without any embedded function calls, it calls what? Options given है, 1 stack enough, 2 stacks are needed, as many stacks as the height of expression tree are needed, या फिर ट्यूरिंग मशीन इज नीडेड इन जनरल केस। और ट्यूरिंग मशीन का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली 1 स्टैक ही काफी होता है। ऐसे केस में 1 स्टैक ही काफी होता है। दिस इज बिकॉज द एक्सप्रेशन कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग अ सिंपल स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं सिंपल स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम के थ्रू, दैट फॉलोज द रूल्स ऑफ पोस्ट फिक्स नोटेशन, जो कि पोस्ट फिक्स नोटेशन को यूज कर रहा हो, इसलिए यहां पर 1 स्टैक ही हमारे पास काफी होता है। ओके, suppose a stack is to be implemented with a linked list instead of an array, what would be the effect of time complexity? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है पॉप और पुश में। ठीक है, स्टैक के पॉप और पुश में आपसे ये पूछा है, एज्यूम कर रहे हैं कि स्टैक इज इंप्लीमेंटेड एफिशिएंटली, कि स्टैक को यहाँ पर एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो इसमें क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो देखिए, O1 इंसर्शन के लिए होगी और सेम फॉर डिलीशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो इसी के साथ फिर the maximum number of comparisons needed to sort 9 items using radix sort is what? So सबसे पहले हम आपको radix sort क्या होता है ये बताते हैं। So देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें इंटीजर वैल्यूज को सॉर्ट करना होता है बाय ग्रुपिंग देयर इंडिविजुअल डिजिट्स, तो उस समय पे हम रेडिक्स सॉर्ट को यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 125 ये एक डिजिट दिया गया है, अगर हमें हर एक डिजिट को अलग करके फिर सॉर्ट करना है इस इंटीजर वैल्यू को, तो रेडिक्स सॉर्ट का यूज किया जाता है। आगे इसमें एक कंडीशन दी है, अज्यूम दैट ईच आइटम इज 5 डिजिट ऑक्टल नंबर। सो 5 डिजिट ऑक्टल नंबर का मतलब है कि इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी।
आप लोगों के सामने सबसे पहले सॉर्ट वैल्यू दी गई है, तो आइटम्स कितनी है? 9 आइटम्स आपके सामने दी गई है। एंड ऑक्टल वैल्यू दी गई है, इसका मतलब है हम 8 को भी यूज करेंगे। एंड नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट 9 आइटम्स, ये कितने दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 360। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन कई बार ऑक्टल की जगह हेक्साडेसिमल में भी पूछा गया है, तो 8 की जगह आपको 16 लिखना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। A binary search tree in which every non-leaf node has non-empty left and right subtree is called strictly binary tree। तो अभी तक की स्टेटमेंट में तो आपके सामने स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है। इसमें बोला गया है कि ये एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसमें कि हर एक लीफ नोड, अगर ये मान लीजिए रूट नोड है और इसका जितना भी लीफ नोड है उसमें लेफ्ट साइड और राइट सब ट्री में नॉन एम्प्टी सब ट्री होगा या नॉन एम्प्टी वैल्यू होगी। सच अ ट्री विद 19 लीव्स, अगर इसी ट्री में हम 19 लीव्स कंसिडर करके चलते हैं तो कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी, क्या रिजल्ट होगा? सच अ ट्री विद 19 लीव्स कैन नॉट हैव मोर देन 37 नोड्स, हैज एग्जैक्टली 37 नोड्स, हैज एग्जैक्टली 35 नोड्स, या फिर कैन नॉट हैव मोर देन 35 नोड्स। ओके, सो बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपके सामने लीफ दी गई है, लीव्स कितनी है? 19 लीव्स दी गई है, ठीक है। एंड बाइनरी ट्री बोला है तो बाइनरी ट्री में n इक्वल्स टू 2 होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। ओके, सो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोगों को इंटरनल नोड्स दी होंगी तो ठीक है, अगर नहीं दी होंगी तो पहले हमें वो कैलकुलेट करनी है। सो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास लीफ नोड है उसमें हम -1 कर देंगे, तो हमारे पास इंटरनल नोड्स आ गई 18। इतना समझ आ गया? सो 3 वैल्यूज हैं, लीफ नोड्स, नंबर टोटल और इंटरनल नोड्स का नंबर। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल नोड्स को हम लीफ नोड्स के साथ ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37। सो सही आंसर क्या है? हैज एग्जैक्टली 37 नोड्स। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर फिर 2 की क्या वैल्यू है? 2 का हमने कहाँ पर यूज किया? तो 2 का यूज बेसिकली अभी इस लेवल पर हमने क्या किया, डायरेक्टली इंटरनल नोड्स को निकाल लिया। अगर ऐसे आपने नहीं निकालना है, आपको कुछ और फॉर्मूला दिया गया है, तो उस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लीफ नोड्स इक्वल्स टू इंटरनल नोड्स 2 - 1 + 1। 2 यहां पर हमेशा स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में यूज किया जाता है। Which of the following algorithm solves the single source shortest paths? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमेशा कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है? प्रिम्स, फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम, जॉनसन्स एल्गोरिदम या फिर दिजिस्त्रास एल्गोरिदम। अब इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4 दिजिस्त्रास एल्गोरिदम। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमेशा पढ़ा है कि दिजिस्त्रा एल्गोरिदम हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही यूज होता है एंड सिंगल सोर्स के ऊपर ये काम करता है कि एक जगह से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाने के लिए हम एक ही एज का यूज करेंगे जो कि शॉर्टेस्ट पाथ हमें प्रोवाइड करवाएगा। अ टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स A, B, C, D, E each occurring with the probability। अब यहां पर आपके सामने वैल्यूज दी हैं, पहले इनको हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम देखते हैं, वैल्यूज दी गई हैं A, B, C, D एंड E। A की वैल्यू दी है 0.11, B की वैल्यू है 0.40, C की वैल्यू है 0.16, we have the value of D 0.09 and E की 0.24 respectively। आ गया ये। The optimal Huffman coding technique will have the average length of what? So optimal Huffman coding हमें यूज करनी है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, कैसे? सबसे पहली वैल्यू क्या आ गई?
ऐसे क्वेश्चंस में जो सीक्वेंस गिवन है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैल्यूज का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये चीजें जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 0.16 0.09। ठीक है, सबसे पहले लिख दिया हमने 0.09। देन उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.16, तो इसको हम लिख देंगे 0.11 है, ध्यान से रखना, जिससे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ना, तो आप चाहो तो एक बार इसको इस एक ऑर्डर में लिख भी सकते हो। ये दो वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू डी की है, हमने लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके क्या आ गया, 0.20 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके आगे 0.20, अब तीसरी ए और डी के अलावा इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है 0.16। अब 0.16 जो है वो 0.20 से छोटी है, इसलिए हम इसको इस डायरेक्शन में लिखेंगे, 0.16 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को वापस हम ऐड करेंगे, वैल्यूज ऐड करने पे आ गया 0.36। ओके, और ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो ए, सी और डी हमारे पास आ गए। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.24, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। 0.24 वैल्यू है ई की, इसको लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 0.6, राइट। अब 0.6 लास्ट वैल्यू क्या बची है, 0.40, तो इसको हम यहाँ पर सिर्फ 6 लिख रहे हैं, तो इसको हम 0.4 लिख सकते हैं। इसको हम दोनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। आ गया 1 तक हम पहुंच गए, सारी वैल्यूज को हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये जो छोटी वैल्यूज हैं वो हमेशा एक डायरेक्शन में रहेंगी, बड़ी वैल्यूज एक डायरेक्शन में आ गई। इस डायरेक्शन में हम हमेशा क्या लिखते हैं, 0 0 0 आपने ऐड कर देना है, और इस तरफ लिख देना है 1 1 1 एंड 1। हो गया। अब हमें क्या करना था, एवरेज लेंथ ढूंढनी थी नोड की, एंड हमने यहाँ पर कर लिया। अब लेंथ कितनी है, लेंथ सबसे पहले है 1, ये वाला 1, प्लस उसके बाद है 0.6 प्लस 0.36 प्लस 0.20 0.20, तो आंसर क्या आ गया, 2.16, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपने क्या करना है, ध्यान से रखिए, एक बार मैं वापस बताती हूं। सबसे पहले मिनिमम वैल्यूज लिख देनी है, इस सीक्वेंस में इन दोनों को ऐड कर देना है। इस वैल्यू से अगर कोई वैल्यू छोटी है तो हम इस डायरेक्शन में लिख देंगे, अगर बड़ी होती, वैसे बड़े के चांसेस नहीं रहते क्योंकि दो नंबर्स को ऐड करके हमेशा बड़ा नंबर ही आता है, अगर फिर भी बड़ी हो तो हम इस डायरेक्शन में उसको लिखते। इसी तरीके से जो जो सम आता जा रहा है उस सम को हम नोट करते चलेंगे, और ये सारे सम को फिर हमने क्या कर देना है, आपस में भी ऐड कर देना है, और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ऑप्टिमल हफमैन कोडिंग टेक्निक से एवरेज लेंथ आ जाएगी गिवन कैरेक्टर्स की, राइट। इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो इसको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिदम एंड देयर रनिंग टाइम्स। सो जितने भी एल्गोरिदम्स हैं इनके रनिंग टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट होती है। सो डायरेक्ट आंसर पर ही जाते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम थीटा, इसकी ये वैल्यू है थीटा, ठीक है, ठीक है। सो ये थीटा है, इस तरीके से आगे का फॉर्मूला सेम रहेगा, ये n माइनस m माइनस 1 और इसको हम m लिख देंगे। ओके, सो देख लीजिए, इसको याद रखना, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। The number of nodes of height h in any n element heap is at most what level? So इसका करेक्ट आंसर है n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर h प्लस 1। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से नहीं लिख पाई हूं मैं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर h प्लस 1। सो ये होता है नंबर ऑफ नोड्स। हमने नंबर ऑफ नोड्स निकाली है यहाँ पर, ऑफ हाइट h हमारे पास हाइट गिवन थी, और कितने एलिमेंट्स थे उस हीप में, n एलिमेंट्स थे। सेम क्वेश्चन में कई बार होता है फॉर्मूला दिया है, वैल्यूज दी है, बस हमें वैल्यूज को पुट करके आंसर फाइंड आउट करना होता है।
A data structure is required for storing a set of integers such that each of the following operations can be done O log n time, where n इसमें दिया गया है number of elements. Deletion एक smallest, जो भी smallest element आएगा उसको delete करना है. Insertion of an element if it is not already present in the set. So इस situation में So which of the following data structure can be used for this purpose? अब देखो यहाँ पर इन दो स्टेटमेंट्स में से ही हमें आंसर मिल जाएगा कि अगर बोला गया है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, टाइम वाइम ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करना है और इंसर्ट करना है एक ऐसे एलिमेंट को इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट. एक एलिमेंट अगर हीप में प्रेजेंट नहीं है तो उसको फिर वहां पर ऐड करना है. तो ऐसे केस में हीप को हम यूज कर सकते हैं बट नॉट अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री. ओके, सो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है? एक एवीएल ट्री होता है. एवीएल ट्री हमने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा था. कंसिडर अ हैश टेबल ऑफ साइज 7. एक हैश टेबल दिया गया है जिसका साइज है 7. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश टेबल बना देते हैं आपके लिए. 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इस तरीके से हैश टेबल है. 0 1 2 3 4 5 6. ये वाला एक एक्स्ट्रा ब्लॉक बन गया है, इसको आपने इग्नोर करना है. ओके, ये आ गया. अब विथ स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से हमने स्टार्ट कर दिया. हैश फंक्शन का एक मॉड दिया गया है जिसका ये है वैल्यू 7x + 3 mod 4. Assuming the hash table is initially empty. अभी hash table empty है, कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है. Which of the following is the contents of the table when the sequence 1 3 8 10 is inserted into table using closed hashing? So अब हमें देखिए ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये जो 7 साइज का हैश टेबल है इसमें किस नंबर पर कौन सी वैल्यू आएगी. ठीक है, 0 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा, बस हमें ये फाइंड आउट करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा. सो इसको शुरू कैसे करेंगे? शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज दी गई है ना 1 3 8 और 10, इस पर आपने ध्यान रखना है और इन वैल्यूज को इस गिवन फॉर्मूला में यूज करना है. x की वैल्यू 1 है प्लस 3 है. मॉड का मतलब होता है डिवाइड करना, इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7 + 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए 7 + 3 कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया. 10 डिवाइडेड बाय 4, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है 10 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये आ जाएगा 4 2 = 8, लास्ट में वैल्यू आ गई 2. अब जो हैश टेबल होता है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है उसको हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड कर देंगे. कैसे? यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पर वैल्यू आ गई है, हमने 1 पुट किया था और 1 पुट करने पे रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा 1 आ गया. अब इस क्वेश्चन में देखिए सेकंड पोजीशन पर यानी कि थर्ड ब्लॉक में 1 है, यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत है. यहाँ पर 3 है तो ये ऑप्शन भी गलत है. अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ब्लैंक है तो भी वापस हमें चेक करना पड़ सकता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस इसको सॉल्व करेंगे. अब वैल्यू है अगली 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला में 3 लिखेंगे प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये आ गया 21 + 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 24/4. जब हम इसको डिवाइड करते हैं सो ये आ गया आपका 6 2 = 24. यहाँ पर वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमने 3 यूज की है उसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, 0 में पुट करेंगे. अब इन दो ऑप्शंस में अभी भी कंफ्यूजन है, दोनों जगह पर 3 है. अब हमें वापस से तीसरा फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, 8 की वैल्यू को यूज करते हैं इसी फॉर्मूला में. ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है, इसमें हम देखेंगे 7 8 + 3/4. ओके, तो ये आ गया 56 + 3/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 59/4. ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो आंसर क्या आ रहा है,
इसको स्टूडेंट्स जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 आंसर। इसका मतलब है कि थर्ड ब्लॉक पे थर्ड हैश टेबल के एड्रेस पे वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर मिल सकता था, सॉरी 3 नहीं 8 आएगी, क्योंकि हमने 8 को कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से देखिए आंसर मिल गया 3, 1 एंड 8। ठीक है, सो यहाँ से इजीली आंसर मिल गया। हमने बोला, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी तो खाली था, हमने ये क्यों नहीं माना कि 8 इधर है? क्योंकि बच्चों 8 यहाँ पर इस क्वेश्चन में इधर बताया गया है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। सेम क्वेश्चंस अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी कुछ लिंक्स जहां पर ऐसे सेम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इज ऑप्टिमल व्हेन, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बेस्ट तब होता है व्हेन ऑल स्टेप कॉस्ट आर इक्वल, whereas uniform cost search is optimal with any step cost। ठीक है, सो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? अगली स्टेटमेंट बोल रही है कि when all the step cost are same uniform cost search expend more nodes at depth D then breadth first search। as it is स्टेटमेंट है ये, as it is definitions ना जाने कितनी बार एग्जाम में आई हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। 8 क्वींस प्रॉब्लम, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च। ओके, मुझे देखो यहाँ पर ना एग्जाम की अगर मैं बात करूं, मुझे सिर्फ 2 ऑप्शंस आते थे, वहीं से आंसर मिल गया था। सिंगल सोर्स, शॉर्टेस्ट पाथ। आंसर मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ एक बार। ठीक है, 8 क्वींस प्रॉब्लम जो है, ये वाले क्वेश्चन ना एज इट इज ही आते हैं। बैक ट्रैकिंग में 8 क्वींस प्रॉब्लम को यूज किया जाता है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को ग्रीडी अप्रोच में यूज किया जाता है। स्ट्रैसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब है कि हमने डिवाइड एंड कांकर को यूज किया है। जैसे देखिए मैट्रिक्स भी ऐसा बनता है ना, इस तरीके से मैट्रिक्स होता है, तो डिवाइड कर दिया मान लो एक ब्लॉक को, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट बाइनरी सर्च ट्री। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंजेबल चीजें होती है वो ऑप्टिमल बाइनरी ट्री से रिलेटेड होती है, ऐसे आप इस चीज को भी याद रख सकते हो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है और 4 सीक्वेंस दिए गए हैं which are depth first traversal of the above graph। तो आपको बताना है कि depth first traversal में ग्राफ के ये 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ए से इसमें बोला जा रहा है कि हम बी की तरफ मूव कर रहे हैं, बी से ई की तरफ को मूव कर रहे हैं, ई से वी आर मूविंग टू जी, जी से वी आर मूविंग टू एच एंड एच से हम डायरेक्टली एफ की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हमने कनेक्ट किया, जिसमें कि हम हर वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल को ये फॉलो कर रहा है। ओके, अब सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि हम ए से बी को मूव कर रहे हैं, बी से वी आर मूविंग टू एफ, एफ से वी आर मूविंग टू ई। अब एफ से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ से ई को हम कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो देखिए जहां पर भी ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। यहाँ पर वी हैव ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर भी वी हैव ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर फोर्थ है, यानी कि फोर्थ भी सही है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 से हमें सही आंसर मिल जाएगा। ए से बी, बी से हम एफ की तरफ चले गए, एफ से हमने मूव किया एच की तरफ को, देन एच से यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं जी की तरफ एंड जी से हमने शिफ्ट कर दिया ई की तरफ। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए हमने हर एक वर्टेक्स को कवर किया है और कोई भी एज को रिपीट नहीं किया है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन के साथ एक ट्रिक आपको ये बताती हूँ कि आपने सिर्फ ऑप्शंस या सिर्फ ग्राफ को नहीं देखना है, आपको दोनों चीजों को इक्वली फोकस करके लेकर के चलना है। ठीक है, तभी आपको बहुत आसानी से आंसर मिलेगा। एंड साथ ही जो ऑप्शंस है वहां से आपने रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट भी करते रहना है। जैसे हमने ऑप्शन नंबर 2 से ये 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो आसानी से हमें आंसर मिल सकता है। Which of the following concepts can be used to identify loops? Okay, so concepts क्या दिए हैं? Depth first ordering,
डोमिनेटर्स, रिड्यूसिबल ग्राफ्स। सो आपको बोला है कि कौन कौन से ऐसे इन तीनों में से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लूप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लूप क्या होता है? जब भी एक ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, साइकिल नहीं है। अगर मैं इसी ग्राफ को इस तरीके से बना दूं, बंद कर दूं, यहाँ पर ये क्या बन गया? एक साइकिल बन गया। अभी ये ग्राफ है तो इधर हमारे पास ग्राफ या साइकिल की बात नहीं की गई है, लेकिन ऑप्शन में ग्राफ है इसलिए मैं ग्राफ ले रही हूँ। लूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक वर्टेक्स ए बी है, अगर ए को हम वापस ए से कनेक्ट करते हैं इसी तरीके तो इसको सेल्फ लूप भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में हम लूप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेप्थ फर्स्ट ऑर्डरिंग। डेप्थ फर्स्ट ऑर्डरिंग क्या करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो होता है ये हमेशा क्या करता है? ग्राफ ट्रैवर्सिंग या फिर सर्चिंग को यूज करता है। एंड इसमें बेसिकली स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैक के केस में वी ऑलवेज आइडेंटिफाई लूप्स। ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो ऑप्शन 1 सही है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन 1 नहीं लिखा है तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। आगे है ऑप्शन नंबर बी, डोमिनेटर्स। सो डोमिनेटर्स क्या होते हैं? अगर मान लीजिए एक नोड है यू, इस नोड को डोमिनेटर तब माना जाता है जब ये नोड किसी अनदर नोड मान लीजिए वी को डोमिनेट कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कोड एस। अगर इसका सोर्स कोड एस है और यू क्या कर रही है? वी को डोमिनेट कर रही है, तो उसको हम डोमिनेटर बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में भी हम लूप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड रिड्यूसिबल ग्राफ भी इसका सही आंसर है। रिड्यूसिबल ग्राफ क्या होते हैं? एक वो ग्राफ होता है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, एक पूरा ग्राफ दिया था, हमने क्या किया? हर एक नोड को, हर एक वर्टेक्स को ध्यान रखते हुए एक ऐसा ग्राफ बना दिया जिसमें कि कम एजेस की मदद से भी हम सभी वर्टिसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको रिड्यूसिबल ग्राफ बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैश फंक्शन h डिफाइंड एज h की, तो इस पर फोकस रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर एक की दी गई है, की mod 7 विद लीनियर प्रोबिंग इज यूज टू इंसर्ट द कीज। आपके सामने ये कुछ कीज भी दी गई हैं, इसको हम पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सके चीजों को, ठीक है। एक फोकस आपका की पर रहेगा और दूसरी जो भी इसकी ये लीनियर प्रोबिंग की वैल्यूज दी गई हैं, दूसरा फोकस आपको इन चीजों पर रखना है। इसके बाद क्या रहेगा? into table index from 0 to 6 what will be the location of 18। ओके, सो आपको 0 से 6 तक यहाँ पर वैल्यूज पहले यूज करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे? एक ये बना देंगे 0 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यही पर हमें बोला है 0 से 6 तक वैल्यूज आपके सामने होनी चाहिए। इसके बाद क्या कहा गया है? आप लोगों के पास की दी गई है की mod 7। अब पहली की क्या है? 44 है, तो इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 44 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि यहाँ पर की वैल्यू लिख दी 44, mod का मतलब होता है डिवाइड, और इसको हम डिवाइड कर देंगे फिर 7 से। सो ऐसे केस में अभी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। हमने कैसे करना है एक बार मैं बता देती हूँ। 44 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 6 7s are 42 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया? 2। अब ये जो 2 वैल्यू दी गई है इसको हम देखेंगे इंडेक्स में, तो ये है इंडेक्स वैल्यू 2 जहां पर हमें वैल्यू ऐड करनी है 44। तो इस तरीके से 44 की वैल्यू आ गई 2। अब सीक्वेंस में हमें आगे जाना है डायरेक्टली। आप 18 क्योंकि यहाँ पर पूछा है तो हम 18 पर डायरेक्ट फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीजन भी आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। सॉल्व करते हुए इसका रीजन भी आपको पता चलेगा। सेकेंड है हमारे पास 45, तो 45 डिवाइडेड बाय 7 विल बी इक्वल्स टू, ये आ गया 45। अब इसको भी हम 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो 42 एंड यहाँ पर आंसर आ गया 3। तो की वैल्यू जो 3 है वहां पर रिजल्ट आ जाएगा 45। तीसरे नंबर पर है हमारे पास 79 डिवाइडेड बाय 7 दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 77, ठीक है। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ पर 2 की वैल्यू में
अब इंडेक्स वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 आई है। अब 2 में ऑलरेडी 44 है तो हम इसको इसके आगे वाली की पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन आगे वाली की भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर अभी 49 की वैल्यू के लिए हमें इसको की को वापस से आगे को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो कि वैल्यू 49 है। समझ गए? अगर रिजल्ट आ रहा है 2 जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगा तो उसके अगली खाली वैल्यू, अगली खाली की जो होगी वहां पर हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर पर 55। तो 55 की 7 बोला गया है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 7, 49, 6। तो 6 नंबर पर वैल्यू आ गई 55। ठीक है। 5th नंबर पर अभी देखिए हमारे पास है 91। सो 91 को हम जब 7 से कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 31 एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 91 ही आएगा। तो रिजल्ट आ गया 0। तो 0 इंडेक्स पर वैल्यू आ जाएगी 91। अब पहुंच गए हैं हम 18 पर। 18 के लिए हम क्या करेंगे, 7 को 18 से डिवाइड करेंगे एंड ये आ गया हमारे पास 14, रिजल्ट आ गया 4। तो 4th पर ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू ये जो की है वो ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या करेंगे 18th वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट एम्प्टी की में जो कि है 5। सो 18 की वैल्यू आ गई 5। तो यही इस सवाल में हम लोगों से पूछा गया था कि 18th की लोकेशन बताइए, तो 18th की लोकेशन आ गई हमारे पास 5। ठीक है। तो ये है आपका सही आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व किया जा सकता है। बस एक आधा बार प्रैक्टिस कर लीजिए और गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, वैसे मैंने इजी एक्सप्लेनेशन बताया, यहाँ से आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है। द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ a plus b, the postfix form of a plus b star c into d minus e into f by g is what? So एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है, इसको आपने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स 3 चीजें हमारे पास होती हैं। पोस्टफिक्स में ऑलरेडी पढ़ा भी है बट रिवाइज में आपको करवा रही हूँ। पोस्टफिक्स में क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो हम सबसे पहले लेफ्ट को विजिट करते हैं, फिर राइट को विजिट करते हैं, फिर सबसे एंड में रूट नोड को विजिट करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास प्रीफिक्स की बात की गई है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम रूट पर फोकस करते हैं, देन हम लेफ्ट पर फोकस करते हैं और सबसे एंड में राइट को ट्रावर्सल करते हैं। एंड इनफिक्स के केस में क्या होता है, इनफिक्स के केस में भी हम सबसे पहले लेफ्ट को विजिट करेंगे, then we will visit root and at the end we will visit the right node। तो ये एक बेसिक रूल है। इसके अलावा इस तरीके के कन्वर्जन वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इन एक्सप्रेशंस में आपको इनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो पता होना चाहिए कि हाईएस्ट से लोएस्ट या लेफ्ट से राइट हम कैसे काम करते हैं। तो ऑर्डर हमेशा लेफ्ट से राइट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेसेस हैं, ये जो ब्रेसेस दी गई हैं, इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा हाई होता है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पर हम स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर पर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं एंड 4th नंबर पर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो होता है उसको सॉल्व करेंगे अगर ये दोनों चीजें साथ में हो। ओके, तो इस रूल को नोट कर लीजिए, फिर इसी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रेसेस ये हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस। पोस्ट फिक्स बोला है तो जो भी इनके बीच में रूल ऐड किया गया है उसको हम लास्ट में यूज करेंगे। ब्रेसेस को सॉल्व कर लिया, ये आ गया यहाँ पर स्टार। नेक्स्ट ब्रेसेस भी दिए हैं, मैंने आपको बताया था स्टार और माइनस अगर एक साथ हो तो पहले हम क्या करते हैं, स्टार को ही यानी कि मल्टीप्लीकेशन को ही सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस ई। ठीक है, आगे की चीजें ऐसी रहेगी, मल्टीप्लीकेशन एफ डिवाइडेड बाय जी। तो ये एक स्टेप हमने यूज कर लिया, साथ साथ में ऑप्शंस को भी देखते रहना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए बी प्लस मल्टीप्लीकेशन तो एज इट इज फिलहाल रखेंगे, सी डी स्टार ई माइनस। अब ई क्योंकि माइनस जो है वो ई से पहले था, पोस्ट फिक्स है, तो हम इसको बाद में शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस तरीके से काम करेगा। ब्रेसेस हमने ऑलरेडी हटा दिए थे, एफ बाय जी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैच करते रहिए और एलिमिनेट करते रहेंगे यहाँ पर।
अगले स्टेप में देख लेते हैं क्या होगा। ए बी प्लस, अब क्या था, स्टार को हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, बट स्टार क्या है, इन ब्रेसेस के बाद में शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको ए बी प्लस सी डी स्टार ई माइनस ये वाला स्टार, पहले ये वाला स्टार आ जाएगा, दूसरे उसके बाद ये वाला स्टार एफ बाई जी। ये वाला जो स्टार है ये एफ जी के साथ है, तो इसको हम फिर एफ जी के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखो कुछ आंसर मिल रहा है, ए बी प्लस सब में कॉमन है, सी डी स्टार ई, सी डी स्टार ई है तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए बी प्लस, ये एज इट इज रहेगा, सी डी स्टार ई माइनस स्टार, ये वाली चीजें एज इट इज हमने अभी तक सॉल्व कर लिया, अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में पहले किसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे स्टार, ये वाला स्टार एज इट इज लिख दिया है, तो इसको हम लिख देंगे एफ के बाद, अभी ये शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पोस्ट फिक्स नोटेशन है जी। अब यहाँ से एलिमिनेट करते रहिए आप खुद भी, ये आ गया सी डी स्टार ई, सॉरी ई माइनस स्टार एफ स्टार जी डिवाइड। तो देखिए कौन सा है सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अच्छे से समझिए, जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताया है उस पर आप लोगों ने फोकस रखना है, उसी के बेसिस पे आप लोगों को आसानी से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।